हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सीड डोरमेंसी या बीजों में प्रसुप्तावस्था। स्टूडेंट्स, सीड्स या बीज का मुख्य काम जर्मिनेशन या अंकुरण के बाद नए प्लांट के अंदर डेवलप होना है। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि सीड्स फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि पानी और प्रकाश की उपस्थिति के बावजूद भी अंकुरित या जर्मिनेट नहीं होते हैं। और ये जो अवस्था है इसे हम सीड्स में प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी के नाम से जानते हैं। इसी सीड डोरमेंसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीड डोरमेंसी, it can be defined as the state or a condition in which seeds are prevented from germinating even under the favorable conditions for germination like temperature, water, light, gas, seed coats and other mechanical restrictions। सीड डोरमेंसी या प्रसुप्तावस्था वह अवस्था है जो कि किसी भी बीज को अंकुरित होने से रोकती है। और सीड के जर्मिनेशन के लिए जो भी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, जैसे कि सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा या कम तापमान पर सीड अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से पानी है जो कि सीड के अंकुरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रकाश, क्योंकि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और जर्मिनेशन के बाद पौधों में स्वयं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लाइट की प्रेजेंस, गैस जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ सीड कोट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीड कोट है उसके थ्रू ही पानी अंदर की ओर जाएगा और जहाँ जब पानी एब्जॉर्व करता है सीड, तभी उसका जर्मिनेशन या अंकुरण हो पाता है। और इसी प्रकार से दूसरे जो मैकेनिकल बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सूटेबल हों, फिर भी हमारा जो सीड अंकुरित नहीं होता है, तो उस अवस्था को हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। The main reason behind these conditions is that they require a period of rest before being capable of germination। और ये सारी सूटेबल कंडीशंस के बावजूद भी अगर कोई बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि जो हमारा बीज है वो जर्मिनेट करने से पहले एक रेस्टिंग पीरियड चाहता है। इसी वजह से ये जो सीड है वो अंकुरित नहीं होता है। These conditions may vary from days to months and even years। अब ये जो हमारा सीड है जिसका मुख्य काम ही अंकुरण या जर्मिनेशन है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये जो अवस्था है किसी किसी बीज में कुछ दिनों तक और किसी किसी जो बीज है उनके अंदर कुछ महीनों या सालों तक भी रह सकती है। These conditions are the combination of light, water, heat, gases, seed coats and hormone structure। अब ये जो कंडीशन है, मीन्स सीड डोरमेंसी वाली जो कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करती है। जैसे हो सकता है पौधों को सूटेबल लाइट अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है, लेकिन पानी या दूसरी जो चीज़ें जो उसके अंकुरण के लिए ज़रूरी हैं वो अवेलेबल ना हो। तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है तो हो सकता है जिस वजह से कि जो हमारे बीज हैं वो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। तो सीड डोरमेंसी क्या हुआ? बीजों की ऐसी अवस्था जिसमें उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जर्मिनेशन के लिए, उसके बावजूद भी वो अंकुरित नहीं होते हैं। There are certain major causes for the seed dormancy। अब प्रसुप्तावस्था या डोरमेंसी के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे लाइट। हमारे जो सीड्स हैं या बीज हैं उनको
अंकुरण के लिए लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सनलाइट या प्रकाश का पौधों तक बीज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी बीज अंकुरित होकर के हमारे नए प्लांट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बाकी की सारी कंडीशंस तो फेवरेबल हों, लेकिन पौधे को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही हो, जिस वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से टेम्परेचर या तापमान, बहुत अधिक तापमान या बहुत ही कम तापमान, दोनों ही कंडीशंस हमारे सीड्स के जर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। और जो मीडियम टेम्परेचर है वो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए अनुकूल होता है। तो हो सकता है कि टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, जिसकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाए। हार्ड सीड कोट, हो सकता है कि जो बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनकी हमने बात की, जैसे लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, मॉइस्चर या दूसरी केमिकल चीज़ें, वो सारी की सारी सूटेबल हैं, लेकिन जो हमारा बीज है उसका सीड कोट ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो पानी अवेलेबल तो है, पर उसको वो जो एम्ब्रियो है वो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस एक्सचेंज की बात आती है, सीड कोट अगर इनके लिए इम्परमिएबल है या बहुत हार्ड है, तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। इसी प्रकार से पीरियड आफ्टर राइपनिंग, कुछ जो प्रजाति के बीज हैं उनको राइपनिंग के बाद भी कुछ पीरियड की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ समय की आवश्यकता होती है। वो उसे रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। तो उस रेस्टिंग पीरियड के अभाव में भी हमारे सीड्स फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी ग्रो नहीं करते हैं और जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। मीन्स कुछ सीड्स को राइपनिंग के बाद भी एक रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में अगर ऐसा नहीं हो रहा है या पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल रहा है तो भी वो जर्मिनेट नहीं करेंगी। इसी प्रकार से जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स या केमिकल्स होते हैं जो हमारे जर्मिनेशन की प्रक्रिया को इनहिबिट करते हैं, मीन्स उनको रोकते हैं। अगर इस प्रकार के इनहिबिटर्स हमारे सीड्स में मौजूद हैं तो चाहे कितनी भी फेवरेबल कंडीशंस दे दो, हमारा जो सीड है वो अंकुरित नहीं होगा। इमेच्योरिटी ऑफ द सीड एम्ब्रियो, हो सकता है कि जो बीज है उसके अंदर भ्रूण या एम्ब्रियो जो है वो अभी इमेच्योर हो, पूरी तरीके से जर्मिनेशन के लिए रेडी ना हो, मैच्योर ना हो। तो अगर फेवरेबल लाइट है, टेम्परेचर है, सब कुछ फेवरेबल है, उसके बावजूद भी हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट या अंकुरित नहीं हो पाएगा। इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर, हो सकता है जो सीड कोट है यानी कि सीड के चारों ओर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो वाटर के लिए इम्परमेएबल हो। तो वाटर है तो अवेलेबल, लेकिन इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट की वजह से वाटर हमारे एम्ब्रियो तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इसी प्रकार से इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन जर्मिनेशन के लिए बहुत आवश्यक है, और हो सकता है कि जो सीड कोट है वो इम्परमेएबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे सीड कोट की वजह से वो एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से भी अंकुरण नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से कई और रीजन हैं, जैसे कि मैकेनिकली रेसिस्टेंट सीड कोट, सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैकेनिकली बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है बाहर की चीज़ों के लिए, जिस वजह से भी सीड अंकुरित नहीं हो पाया है। इम्बिबिशन ऑफ वाटर हो गया है, सीड्स की जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो गए हैं, पर हमारा प्लांट सीड कोट इतना हार्ड है, मैकेनिकली इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से भी जर्मिनेशन या अंकुरण रुक सकता है। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेट सोल्यूट, कई बार हमारा जो सीड है उसके अंदर हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है और हमारे सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे जो सीड्स हैं उनके अंदर डोरमेंसी पाई जाती है, मीन्स वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी के कुछ प्रकार हो सकते हैं। पहला है इनेट डोरमेंसी। It is the condition of seeds which is incapable of germination even if conditions suitable for seedlings growth are supplied। अगर ऐसे जो हमारे बीज हैं जिनको सारी सूटेबल कंडीशंस दे दी गई हैं, मीन्स टेम्परेचर हो, चाहे लाइट हो, चाहे सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, सारी चीज़ें जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं और वो सारी हमने सीड्स को प्रोवाइड करवा दी हैं, उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, तो इस प्रकार की डोरमेंसी को हम इनेट डोरमेंसी कहते हैं। This inability to germinate may be due in certain species to the embryo being immature at the time of dispersal। अब जब सारी चीज़ें फेवरेबल है तो कोई ना कोई कारण तो होगा कि सीड जर्मिनेट नहीं किया है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि हो सकता है जब सीड का डिस्पर्सल हुआ है उस वक्त हमारा जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो अभी इमेच्योर ही है, तो इमेच्योर एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर सकता है। इस वजह से भी बाहर से तो देखने में लग रहा है कि सारी कंडीशन सूटेबल हैं तो बीज को अंकुरित हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो अभी इमेच्योर है, जिसकी वजह से सीड के अंदर डोरमेंसी पाई जाती है और इस प्रकार की कंडीशन को हम इनेट डोरमेंसी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है हमारी डोरमेंसी का उसे हम कहते हैं enforced dormancy। It is the condition of seeds which is incapable of germination due to an environmental restraint which includes an adequate amount of moisture, oxygen, light and suitable temperature। अब enforced dormancy क्या है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मेच्योर है, बिल्कुल जर्मिनेट होना चाहता है, लेकिन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जैसे कि हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर या मॉइस्चर, वो प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, तो इस वजह से वो सीड चाह कर भी जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की डोरमेंसी को हम एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहते हैं और जब तक ये सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी तो सीड हमारा प्रसुप्तावस्था में रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा, तो इसको हम एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहेंगे। इसी प्रकार से जो थर्ड प्रकार की डोरमेंसी है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। दिस टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी अकर्स व्हेन द सीड हैज़ imbibed water but has been placed under extremely unfavorable conditions for the germination। यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी है, मीन्स इंड्यूस की गई है हमारे सीड के अंदर, मीन्स सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार था, तभी वहाँ पर उसके अंदर इम्बिबिशन ऑफ वाटर हुआ, मीन्स पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, वो बिल्कुल रेडी हो गया जर्मिनेशन के लिए हमारा जो सीड है, लेकिन उसी वक्त उसको इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस मिली जर्मिनेशन के लिए, जैसे या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है जर्मिनेशन के लिए। अगर जर्मिनेट हुआ प्लांट तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब जब ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, हमारा जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, प्रसुप्तावस्था में चला जाएगा। कब तक, जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं हो जाती हैं। और कई बार ये जो पीरियड है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी है उसे हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। ये तो हुए हमारे प्रसुप्तावस्था या डोरमेंसी के प्रकार, जिसके अंदर या तो जो हमारा सीड है वो इमेच्योर है, सारी कंडीशंस फेवरेबल है, उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं किया है, या फिर दूसरी जो कंडीशंस है उसके अंदर जो बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो ही सूटेबल नहीं है, या फिर
जो थर्ड स्टेज है जिसके अंदर इंड्यूस्ड हम डॉर्मेंसी मान सकते हैं कि सीड बिल्कुल भी डॉर्मेंट नहीं था, जर्मिनेशन के लिए रेडी था और इम्बिबिशन ऑफ वाटर भी हुआ, मीन्स उसने पानी को एब्जॉर्ब भी किया, लेकिन बाहर की जो कंडीशंस थी वो इतनी ज़्यादा अनफेवरेबल थी कि हमारा जो सीड है वो प्रसुप्तावस्था में चला जाता है और फेवरेबल कंडीशंस के बावजूद भी फिर वो जर्मिनेट नहीं होता है, उसे हम इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी कहते हैं। अब ये जितनी भी डॉर्मेंसी के प्रकार हैं उन सभी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कुछ मेथड्स या तो नेचुरल हैं या फिर आर्टिफिशियली अप्लाई किए जा सकते हैं। इन्हीं तरीकों या मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। द नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी मीन्स प्राकृतिक तरीके से भी जो बीज हैं उनकी प्रसुप्तावस्था किस प्रकार से ब्रेक होती है। नेचर ऑफ डॉर्मेंसी स्टॉप्स व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स appropriate environment such as appropriate moisture and temperature। अभी हमने डॉर्मेंसी के प्रकार में पढ़ा था कि जो डॉर्मेंसी है कई बार बाहर की जो कंडीशंस हैं वो हमारे बीजों के लिए अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं होती है, इसीलिए बीज प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं कि जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब जर्मिनेट हो जाएंगे और ये महीनों तक सालों तक यूं ही डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सीड्स को हम फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा दें, जैसे कि उन सीड्स के लिए जो भी टेम्परेचर सूटेबल है उतने टेम्परेचर में उनको रखें, मॉइस्चर अवेलेबल करवा दें। तो एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन अगर हम सीड्स को प्रोवाइड करवा दें तो डॉर्मेंसी अपने आप ब्रेक हो जाएगी और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। द सीड कोट दैट एग्जिस्ट इन मैनी स्पीशीज बिकम्स परमिएबल ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ स्मूथिंग एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, टेम्परेचर, abrasion by the digestive tract of birds and animals that feed on these seeds। अब दूसरी प्रकार की जो डॉर्मेंसी हमने पढ़ी थी जिनके अंदर हमने कहा था कि सीड कोट इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो इम्परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर इस सीड कोट को किसी तरीके से रप्चर कर दिया जाए या परमिएबल बना दिया जाए वाटर और ऑक्सीजन वगैरह के लिए, तब क्या होगा, तब हमारी जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल एजेंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हम इन सीड्स को ट्रीट करें तो उस वजह से भी जो हमारा जो सीड कोट है वो स्मूथ हो सकता है और ये परमिएबल हो जाता है वाटर या ऑक्सीजन के लिए। या फिर अब्रेजन बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स या एनिमल्स इन सीड्स को खाते हैं उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से भी सीड का जो सीड कोट है वो गल जाता है, जिसकी वजह से भी वो क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरल ब्रेकिंग भी हो सकती है सीड डॉर्मेंसी की। मीन्स जो सीड डॉर्मेंट स्टेज या प्रसुप्तावस्था में है उनको या तो सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और उनका जो सीड कोट है उनकी स्मूथनिंग कर दिए जाए या रप्चर हो जाए, तो भी हमारे जो सीड हैं वो डॉर्मेंसी से बाहर निकल करके जर्मिनेट हो सकते हैं। अदर नेचुरल मेथड्स इंक्लूड, इनके अलावा कुछ और बहुत से ऐसे नेचुरल मेथड्स हैं जिनकी वजह से जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक होती है। पहला है कंप्लीशन ऑफ द ओवर राइपनिंग पीरियड। हमने सीड डॉर्मेंसी के एक कारण में पढ़ा था कि कई बार सीड्स को राइपनिंग के बाद आफ्टर राइपनिंग पीरियड यानी कि एक रेस्ट पीरियड की ज़रूरत होती है कि सीड राइप तो कर गए हैं लेकिन उसके बाद भी जर्मिनेट होने से पहले उनको एक समय की या एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही ये पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही हमारे सीड जर्मिनेट कर जाएंगे और ये जो डॉर्मेंसी है अपने आप ब्रेक हो जाएगी। इसी प्रकार से लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट, और जो सीड कोट के अंदर कई बार जर्मिनेशन को रोकने वाले केमिकल्स होते हैं, अगर उनको लीचिंग ऑफ कर दिया जाए मीन्स उनको वॉश ऑफ कर दिया जाए
तो इस प्रकार से अगर उनको हटा दें, अगर हम इन इनहिबिटर्स को, तो भी हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। Inactivation of inhibitors by the supply of cold, heat and light। और कई बार ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, मीन्स जो जर्मिनेशन को रोकते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम हॉट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें तब ये, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड उसमें रखें, या फिर लाइट की वजह से भी इन इनहिबिटर्स को अगर हम हटा दें तो भी हमारा जो सीड है उसकी डोरमेंसी ख़त्म हो जाएगी और सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। लीचिंग ऑफ द एक्सेस एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट्स फ्रॉम द सीड्स। एक कारण जो डोरमेंसी का हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि बहुत सारे हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स हमारे सीड के अंदर मौजूद होते हैं जो कि सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सीड डोरमेंट हो जाता है। अगर हम इन केमिकल्स को ही बाहर निकाल दें, इनका प्रक्षालन कर दें या इनको वॉश ऑफ कर दें, तो हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगा। Production of growth hormones which can neutralize the effect of inhibitors। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर्स होते हैं, मीन्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हमारे सीड के अंदर कुछ इनहिबिटर्स हैं, मीन्स जो जर्मिनेशन को रोकने का काम कर रहे हैं, तो अगर हम उन सीड्स को का जो ट्रीटमेंट है ग्रोथ हार्मोन्स के साथ कर दें, तो ये इनहिबिटर के इफ़ेक्ट्स को कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सीड है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। अब ये तो बात हुई हमारे नेचुरल तरीके से डोरमेंसी को ब्रेक करने की। और अगर नेचर से ये डोरमेंसी ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये जो सारी चीज़ें जिनका हमने जिक्र किया उनको हम आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल ओवरकमिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। जैसा कि हमने कहा कि सीड जो हार्मोन्स, जाने ग्रोथ हार्मोन्स अगर बन जाएं तो वो इनहिबिटर्स के इफेक्ट को कम कर देंगे। तो बनने का इंतज़ार नेचुरली करने की बजाय क्यों ना आर्टिफिशियली उन सीड्स को ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स के ट्रीटमेंट दे दिए जाएं, या फिर टेम्परेचर की हमने बात की थी कि कोल्ड या हॉट या लाइट इस प्रकार का ट्रीटमेंट अगर नेचर में हो जाए, तो हम ही उन सीड्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रख दें या बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में रख दें, तो भी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। मीन्स जो भी नेचुरल तरीके हैं उन्हीं को अगर हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवा दें, तब भी सीड की डोरमेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। Some of the artificial methods used for breaking seed dormancy are listed below. Action with hot water for termination of waxes, surface inhibitors, etc. अभी हमने बात की थी कि सीड डोरमेंसी जब ख़त्म हो सकती है जबकि इसके ऊपर से जो जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स हैं वो हट जाएं, तो हम ही सीड्स को हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा उसके ऊपर जो वैक्सेस की जो लेयर है जो कि हमारे सीड्स को वाटर एब्जॉर्ब करने से रोकती है, उसको और इनहिबिटर्स को अगर हॉट वाटर से वॉश ऑफ करके हटा दें, तो भी हमारी सीड की जो डोरमेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार से रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स बाय फिलिंग, चिपिंग और थ्रेशिंग थ्रू मशीन्स। सीड कोट अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो कि एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है सीड के जर्मिनेट होने में, तो अगर इस सीड कोट को हम तोड़ दें, क्रश कर दें, तो भी ये हमारे लिए एक सीड डोरमेंसी को ख़त्म करने का कारण हो सकता है। एक्सपोजर टू हीट, कोल्ड और लाइट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। अब हमारे जो सीड के अंदर डोरमेंसी है, यानी कि सीड किस वजह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, उसको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट दें, जैसे कि हॉट ट्रीटमेंट देना है, कोल्ड या फिर लाइट। जो उसकी डोरमेंसी का कारण है उसको अगर हटा दिया जाए तो हमारे सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। By applying hydraulic pressure for 5 to 20 minutes in order to weaken the
टफ सीड्स कोट, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सीड्स को अगर हम 5 से 20 मिनट तक रखें हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर, तो इनका जो सीड कोट है वो कमज़ोर हो जाएगा और सीड जर्मिनेट हो सकते हैं। Seed coats are treated with concentrated sulfuric acid for removing all traces of the mineral acid। और इसी प्रकार से हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बैरियर है वो टूट जाते हैं और सीड की डोरमेंसी ख़त्म होकर के सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हैं जिनको अप्लाई करके हम सीड की जो प्रसुप्तावस्था या डोरमेंसी है उसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। There are separate treatments to overcome dormancy. They are further divided into the following groups. अभी हमने बात कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं जिनको हम अप्लाई करके जो सीड्स के अंदर डोरमेंसी है उसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट के भी कई तरीके हो सकते हैं कि ट्रीटमेंट किसका किया जाए। सबसे पहले है सीड कोट ट्रीटमेंट, क्योंकि जो सीड की सबसे बाहर की जो परत है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, ज़्यादातर वो एक बैरियर के रूप में काम करती है। तो अगर हम सीड कोट का ट्रीटमेंट कर दें तो ज़्यादातर जो डोरमेंसी है वो दूर हो सकती है। These treatments make a hard seed coat permeable to water or gases either by softening or cracking। ज़्यादातर जो डोरमेंसी या प्रसुप्तावस्था का कारण होता है कि फेवरेबल कंडीशंस हैं, मीन्स पानी अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, टेम्परेचर भी सूटेबल है, लेकिन जो हमारा बीज है उसका सीड कोट ही इतना हार्ड है कि वो पानी को या गैसेस को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है। तो अगर उनकी सॉफ्टनिंग कर दी जाए और सीड कोट का ट्रीटमेंट हो तो हमारा जो सीड डोरमेंसी है वो ख़त्म हो सकती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। अब स्कैरिफिकेशन क्या हुआ, यहाँ पर सीड कोट को सॉफ्ट करना है या क्रैक करना है। द ट्रीटमेंट कैन बी ईदर केमिकल और फिजिकल इन नेचर। अब या तो हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करें, जैसा कि हमने बात की थी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे अगर ट्रीट करें तो भी सीड कोट की सॉफ्टनिंग हो सकती है, या फिर मशीन के थ्रू फिजिकली पावर के थ्रू हम सीड कोट को तोड़ दें तो भी हम जो सीड कोट को है वो सॉफ्ट कर सकते हैं। और ये जो स्कैरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हमारे सीड कोट के ट्रीटमेंट से सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो एम्ब्रियो के लिए हो सकता है। सबसे पहले अगर हमने सीड कोट को ट्रीट कर दिया तो सीड कोट वाला बैरियर ख़त्म हो गया है। अब हो सकता है जो एम्ब्रियो है उसकी वजह से डोरमेंसी हो, तो एम्ब्रियो के भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकते हैं जैसे स्ट्रेटिफिकेशन। The incubation of seeds at an appropriate low temperature over a moist layer before transferring to a temperature suitable for the germination। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि हमारा जो सीड है उसको सबसे पहले ऐसे लो टेम्परेचर और मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में रख दिया जाए थोड़े समय के लिए, और फिर उसको जर्मिनेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए तो एम्ब्रियो आराम से जर्मिनेट हो सकता है, और ये प्रोसेस स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। इसी प्रकार से हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हम हमारे सीड के एम्ब्रियो को दे सकते हैं। इंक्यूबेशन एट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज may have an effect in overcoming dormancy in some species। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि उसके अंदर अगर हम हमारे सीड्स को 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दें कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए तो हमारे जो सीड की प्रसुप्तावस्था या डोरमेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर इंस्टेंस
rice seeds treated with hot water at 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 4 hours। अगर हमारे जो राइस सीड्स हैं उनकी डोरमेंसी को ख़त्म करना हो तो उनको अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हॉट वाटर के अंदर 4 घंटे तक भिगो दिया जाए और फिर वहाँ से निकाल करके जर्मिनेशन के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वहाँ पर रख दिया जाए तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं एम्ब्रियो के ट्रीटमेंट के लिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और अदर केमिकल्स कैन बी यूज इन इंड्यूस्ड जर्मिनेशन ग्रोथ रेगुलेटर्स। और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको यूज़ करके हम इनहिबिटर्स के इफ़ेक्ट को ख़त्म करके भी हमारे एम्ब्रियो या सीड को जर्मिनेट करने के लिए सूटेबल बना सकते हैं और सीड डोरमेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि सीड डोरमेंसी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। अब जो भी चीज़ है मीन्स जो सीड डोरमेंसी है ये ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल है, हमें इसे ख़त्म करके सीड को जर्मिनेट करने के लिए ही मोटिवेट करना चाहिए या फिर जर्मिनेट करने के लिए सूटेबल तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए। कई बार ये जो सीड डोरमेंसी या प्रसुप्तावस्था है वो हमारे सीड्स के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। अब हम देखते हैं कि सीड डोरमेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है। इट फॉलोज द स्टोरेज ऑफ सीड्स फॉर लेटर यूज बाय एनिमल्स एंड मैन। जैसा कि हमने देखा है कि नॉर्मली हम घरों में एक साथ गेहूँ या कई दालें या चावल स्टोर करके रखते हैं। अगर ये सीड डोरमेंट नहीं हो मीन्स इनके अंदर डोरमेंसी नहीं हो तो क्या होगा, ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेशन अगर हो गया तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारे किसी भी यूज़ के लिए अगर हमें सीड्स को यूज़ करना है तो उसका स्टोरेज बहुत ज़रूरी है और उन सीड्स को स्टोर करना बहुत आसान है जिनके अंदर की सीड डोरमेंसी होती है। तो ये एक तरीके से सीड स्टोरेज के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी जो चीज़ है, इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स थ्रू द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने कहा कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है और हमारा सीड डोरमेंट है, अगर ये जर्मिनेट कर गया तो क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा। और अगर ये डोरमेंट है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब ये नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा जब तक इन सीड्स का डिस्पर्सल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीड डोरमेंसी है न केवल स्टोरेज के लिए हेल्पफुल है बल्कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोरमेंसी इंड्यूस्ड बाय द इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोट इज हाईली यूजफुल टू द डेजर्ट प्लांट। इसी प्रकार से जो इनहिबिटर्स हैं, जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं हमारे सीड कोट पे, वो डेजर्ट प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। Allows the seeds to continue to be in suspended animation without any harm during cold or high summer temperature and even under drought condition। अगर हमारा जो सीड है वो डोरमेंट है तो बाहर का एनवायरनमेंट चाहे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या कैसी भी कंडीशंस हो उसमें भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो डोरमेंसी है कई बार हमारे सीड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। डोरमेंसी हेल्प्स सीड टू रिमेन अलाइव इन द सॉइल फॉर सेवरल ईयर्स एंड प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ न्यू प्लांट। और अगर ऐसा हो कि जो भी सीड मेच्योर होगा वो तुरंत ही जर्मिनेट हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि कंडीशंस फेवरेबल हों, जर्मिनेट हो गया, लेकिन बाहर की जो कंडीशंस हैं अगर वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है तो पौधा अंकुरित होने के बाद नष्ट हो जाएगा। और जब हमारे सीड डोरमेंट रहते हैं कुछ महीनों तक, सालों तक, तो सालों बाद जब सूटेबल कंडीशंस है तो उससे नया प्लांट बन जाता है। तो ये हमारे लगातार एक नए प्लांट के सोर्स के रूप में भी जो सीड्स हैं वो मौजूद रहते हैं। Even when all the mature plants of the area have died down due to the natural disaster। और अगर
फेवरेबल कंडीशंस नहीं है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, तो जितने भी पेड़ हैं जो लिविंग हैं वो सारे के सारे तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशंस को फेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो सीड वो जो प्रसुप्तावस्था में थे या डोरमेंट स्टेज में थे, सालों तक ज़मीन में यूं ही पड़े रहते हैं। और जब वो कंडीशंस जो अनफेवरेबल थी पौधों की ग्रोथ के लिए, उसके अंदर सारे पौधे नष्ट हो गए। लेकिन हमारे सीड्स जो डोरमेंट थे वो सालों के बाद जा कर के जब जर्मिनेट करेंगी तो वापस से नया वेजिटेशन ग्रो कर जाएगा। Dormancy of seed is for a long time, which acts as a survival mechanism. Seed can adapt to adverse situations and resist inappropriate germination. तो जो हमारे सीड्स में डोरमेंसी है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म का काम करती है। जब अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जिसके अंदर कोई भी लिविंग प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और जो सीड्स हैं वो सीड कोट के अंदर उनकी एम्ब्रियो सेव है और ये सेफ कंडीशन में ही रहते हैं और सालों बाद ये जर्मिनेट हो सकते हैं। तो सीड जो डोरमेंसी है वो एक तरीके से सर्वाइवल मैकेनिज्म का भी काम करती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि सीड डोरमेंसी या बीजों में प्रसुप्तावस्था क्या चीज़ है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी होती है, कौन कौन से नेचुरल या आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म हैं जिनकी वजह से सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है, और साथ ही साथ सीड डोरमेंसी के इम्पोर्टेंस या महत्व के बारे में भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।